हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल दापूस लर्निंग पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 आरो हिंदी का चैप्टर 11 बाजार दर्शन का प्रश्न उत्तर, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें, जो कि हमें इंस्पायर करता है अच्छा करने की। सो लेट्स गो स्टार्ट। तो सबसे पहले पाठ के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। बाजार दर्शन एक निबंध है। क्या है? निबंध, जिसमें वैचारिकता और साहित्य का दुर्लभ संयोग है। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा 1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का यह लेख आज भी इसकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। बाजार हमें कैसे अपना गुलाम बना लेता है, इसमें बताया गया है कि अगर हम अपनी जरूरतों को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो उसकी चमक दमक में फंसकर अपना आर्थिक नुकसान कर बैठते हैं। तो पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? तो उत्तर, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीजों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने के लिए ललायत हो जाता है। इसी मोह जाल में फंसकर वह ऐसी ही गैर जरूरी वस्तुएं खरीद लेता है जो कुछ समय बाद घर के किसी कोने की शोभा बढ़ाती है, परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे एहसास होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा वे तो उसकी आराम में खलल डाल रही हैं। दोस्तों, सबके साथ ऐसा बहुत बार होता है कि बाजार से हम बहुत सारी ऐसी गैर जरूरी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। जिस हड़बड़ी में हम उसे खरीद कर लाते हैं, उतनी ही हड़बड़ी से हम उसको घर से बाहर हटाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो उत्तर है इसका, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं का भली भांति ज्ञान है। वे उतना ही कमाना चाहते हैं जितनी की उन्हें आवश्यकता है। बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता है। वे केवल अपनी जरूरत के सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। वे खुली आंखें, संतुष्ट मन और मग्न भाव से बाजार जाते हैं। भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति और व्यवस्था लाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है और ये बाजार की आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह और संचय नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में होड़ अशांति के साथ महंगाई भी नहीं बढ़ती, अतः समाज में भी शांति बनी रहती है। लेकिन क्या है कि आजकल ऐसे लोगों को लो स्टेटस वाले कहकर उनको इग्नोर किया जाता है। निबंध में जिस भगत जी की चर्चा की गई है, उन्हें अपनी जरूरतों का खासा ध्यान है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या खरीदना है और यही सोच के वो बाजार जाते हैं और वही चीज़ें खरीद कर लाते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। बाजार में जो दुनिया भर की चीज़ें टंगी रहती हैं, अपने आकर्षक पैकेजिंग में लोगों को लुभाती रहती हैं, उससे भगत जी बिल्कुल दूर हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि भगत जी समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? उत्तर, बाजारूपन से तात्पर्य ऊपरी चमक दमक से है। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर मनचाहे दामों में बेचने लगते हैं, तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है। इसके अलावा धन को दिखाने की वस्तु मानकर व्यर्थ में उसका दिखावा करने वाले ग्राहक भी बाजार में बाजारूपन लाने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही। जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की चीजें खरीदते हैं, वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार विक्रेता और ग्राहक दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं।
मनुष्य की आवश्यकताओं की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता है। चौथा प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है तो सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो उत्तर है इसका, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, पढ़ाई, आवास, राजनीति, धार्मिक स्थल आदि सभी के लिए जाति धर्म के आधार पर होने वाले विभिन्न भेदभाव देखते हैं, किंतु बाजार इस विचारधारा से अलग होता है। बाजार को किसी लिंग, धर्म, जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। वह हर एक के लिए खुला होता है। उसके लिए तो हर कोई केवल और केवल ग्राहक है, जहां लोग आकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो बाजार एक प्रकार की सामाजिक समता की रचना करता है। बाजार में छोटा बड़ा, धर्म, जाति कुछ नहीं देखा जाता है तो व्यक्ति की सिर्फ परचेजिंग पावर, कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं। पांचवा प्रश्न है, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। किस प्रसंग का उल्लेख करना है? क, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। दूसरा, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, यानी कि कब आपके पास पैसा रहते हुए भी वह काम नहीं आया और कब काम आया। तो उत्तर है, जब बड़ा से बड़ा अपराधी अपने पैसे की शक्ति से निर्दोष साबित कर दिया जाता है, तब हमें पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। और दूसरा है, असाध्य बीमारी के कारण मृत्यु के निकट पहुंचे हुए व्यक्ति के आगे पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। जब समय और भाग्य प्रतिकूल हो तब भी पैसा काम नहीं आता है। अब छठा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। तो पहला है, जब मन खाली हो। इसका उत्तर, जब मैं केवल यूं ही घूमने की दृष्टि से बाजार जाती हूँ तो न चाहते हुए भी कई सारी महंगी चीज़ें घर ले आती हूँ और बाद में पता चलता है कि इन वस्तुओं की वास्तविक कीमत तो बहुत कम है और मैं केवल उनके आकर्षण में फंसकर इन्हें खरीद लाई। यानी कि जब हमारा मन खाली होता है, यानी कि मन में कुछ खरीदने को लेकर कुछ हम तय नहीं कर पाते हैं कि हमें लेना क्या है, बस यूं ही पैसे रखते हैं और बाजार निकल जाते हैं तो कुछ भी ऊट पटांग खरीद के ले आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। और आजकल पैकिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। कोई साधारण सी चीज़ भी अच्छी पैकिंग में हो तो हम उसे झटपट खरीद लेते हैं, है कि नहीं। तो दूसरा का उत्तर देखते हैं, मन खाली हो। तो उत्तर है इसका, एक बार मुझे बाजार से एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी थी तो मैं सीधे साड़ी की दुकान पर पहुंची। उस दुकान में अन्य कई तरह के परिधान मुझे आकर्षित कर रहे थे, परंतु मेरा विचार पक्का होने के कारण मैं सीधे साड़ी वाले काउंटर पर पहुंची और अपनी मनपसंद साड़ी खरीदकर बाहर आ गई। जब मन खाली न हो, अर्थात हमें अच्छे से पता हो कि हमें बाजार में खरीदना क्या है, हम क्या खरीदने बाजार को जा रहे हैं। ओके, अब तीसरा है, मन बंद हो। कभी कभी जब मन बड़ा उदास होता है तब बाजार की रंग बिरंगी वस्तुएं भी मुझे आकर्षित नहीं करती हैं। मैं बिना कुछ लिए यूं ही घर चली आती हूँ। चौथा, मन में नकार हो। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे चाइनीज वस्तुओं के बारे में कुछ इस तरह समझाया कि मेरे मन में उन वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई। मुझे बाजार में उपलब्ध सभी चाइनीज वस्तुओं में कोई न कोई कमी दिखाई देने लगी। मुझे लगा जैसे ये सारी वस्तुएं अपने मापदंडों पर खरी नहीं हैं। जब हमारे मन में एक बार आ जाता है या हम अनुभव कर लेते हैं कि ये चीज़ बकवास है तो कोई कुछ भी कर ले, हम उस चीज़ के प्रति सकारात्मक नहीं हो पाते हैं, उस चीज़ को हम कभी खरीदेंगे ही नहीं, है ना। अब सातवां प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? उत्तर है इसका, बाजार दर्शन पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की चर्चा की गई है जो निम्नलिखित हो। अभी हमने ऊपर चर्चा किया
खाली मन और खाली जेब वाले ग्राहक, भरे मन और भरी जेब वाले ग्राहक, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक, अपव्ययी ग्राहक, भरे मन वाले ग्राहक, मितव्ययी और संयमी ग्राहक। इसमें इतने तरह के ग्राहकों की चर्चा की गई है। अब अपने बारे में बताना है कि आप किस तरह के ग्राहक हैं। मैं अपने आप को भरे मन वाला ग्राहक समझती हूँ, क्योंकि मैं आवश्यकता अनुसार ही बाजार का रुख करती हूँ और जो मेरे लिए जरूरी वस्तुएं हैं वे ही खरीदती हूँ। बिल्कुल, मैं तो ऐसी ही हूँ। 8वां प्रश्न है, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है? तो इसका उत्तर है मॉल की संस्कृति। मॉल की संस्कृति में हमें एक ही छत के नीचे तरह तरह के सामान मिलते हैं। यहाँ का आकर्षण ग्राहकों को सामान खरीदने को मजबूर कर देता है। इस प्रकार के बाजारों के ग्राहक उच्च और उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित होते हैं। अब सामान्य बाजार के ग्राहक कैसे होते हैं? सामान्य बाजार में लोगों की आवश्यकता अनुसार चीजें होती हैं। यहाँ का आकर्षण मॉल संस्कृति की तरह नहीं होता है। इस प्रकार के बाजारों के ग्राहक मध्यम वर्ग से संबंधित होते हैं। हाट की संस्कृति। हाट की संस्कृति के बाजार एकदम सीधे और सरल होते हैं। इस प्रकार के बाजारों में निम्न और ग्रामीण परिवेश के ग्राहक होते हैं। इस प्रकार के बाजारों में दिखावा नहीं होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, परचेजिंग पावर हमें मॉल संस्कृति में ही दिखाई देता है, क्योंकि एक तो उसके ग्राहक उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं और मॉल संस्कृति में वस्तुओं को कुछ इस तरह के आकर्षण के साथ पेश किया जाता है कि ग्राहक उसके मोह में फंसकर खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। अब 9वां प्रश्न है, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। दुकानदार कभी कभी ग्राहक की आवश्यकताओं का भरपूर शोषण करते हैं। जैसे कभी कभी जीवन उपयोगी वस्तुओं जैसे चीनी, गैस, प्याज, टमाटर आदि कमी हो जाती है। उस समय दुकानदार मनचाहे दामों में इन चीज़ों की बिक्री करते हैं। ग्राहक भी अपने दैनिक आवश्यकताओं के कारण सब कुछ जानते हुए बाजार के शोषण का शिकार बन जाता है। 10वां प्रश्न है, स्त्री माया न जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश करती हैं? उत्तर, यहाँ पर माया शब्द धन संपत्ति की ओर संकेत करता है। आमतौर पर स्त्रियां माया जोड़े रखती हैं, परंतु उनका माया जोड़ने के पीछे अनेक कारण होते हैं। जैसे एक स्त्री के सामने घर परिवार को सुचारू रूप से चलाने की, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की, असमय आने वाले संकट की, संतान के विवाह की, रिश्ते नातों को निभाने की जिम्मेदारियां आदि अनेक परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण वे माया जोड़ती हैं, यानी कि पैसों की बचत करती हैं। अब हम आ गए भाषा की बात पे। तो क्या है इसका पहला प्रश्न? देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग भी अपना रूप बदलता रहता है। कभी औपचारिक रूप में आती है तो कभी अनौपचारिक रूप में। पाठ में से दोनों प्रकार के 3 उदाहरण छांट कर लिखिए। भाषा का औपचारिक रूप और अनौपचारिक रूप। औपचारिक रूप है पैसा पावर है। अनौपचारिक रूप बाजार है कि शैतान का जाल। दूसरा है बाजार में एक जादू है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। तीसरा, एक बार की बात कहता हूँ, पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है। यह अनौपचारिक रूप है। अब भाषा का दूसरा प्रश्न है, पाठ में अनेक वाक्य ऐसे हैं जहाँ लेखक अपनी बात कहता है, कुछ वाक्य ऐसे हैं जहाँ वह पाठक वर्ग को संबोधित करता है। सीधे तौर पर पाठक को संबोधित करने वाले 5 वाक्यों को छांटिए और सोचिए कि ऐसे संबोधन पाठक से रचना पढ़वा लेने में मददगार होते हैं।
पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब अप्रैल मई जून में जब लू चलता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि घर से पानी पीकर निकला करो तो लू नहीं लगेगी। तो यही है कि पानी भीतर हो तो लू नहीं लगता है। लू का जो तपन होता है, लूपन होता है, वह खाली चला जाता है जब हमारे पेट में, हमारे शरीर में पानी होता है, पानी की कमी नहीं होती है। दूसरा है लू में जाना तो पानी पीकर जाना। तीसरा, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। चौथा, परंतु पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए। पांचवा, कहीं आप भूल न कर बैठिएगा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पैसा पावर है, पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। और तीसरा है, मित्र के सामने मनी बैग फैला दिया। और चौथा, पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। अब ऊपर दिए गए इन वाक्यों की संरचना तो हिंदी भाषा की है, लेकिन वाक्यों में एकाध शब्द अंग्रेजी भाषा के आए हैं। इस तरह के प्रयोग को कोड मिक्सिंग कहते हैं। जब हम हिंदी और इंग्लिश शब्दों का एक साथ प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में तो उसको कहते हैं कोड मिक्सिंग। एक भाषा के शब्दों के साथ दूसरी भाषा के शब्दों का मेलजोल। अब तक आपने जो पाठ पढ़े उसमें से कोई 5 उदाहरण चुन कर लिखिए। यह भी बताइए कि आगत शब्दों की जगह उनके हिंदी पर्यायों का ही प्रयोग किया जाए तो भाषा पर संप्रेषणीयता का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर, अभी तक आपने अपने बुक से जितने भी चैप्टर पढ़े हैं तो उनमें से आप कहीं से भी इस तरह के वाक्य चुन सकते हैं। हमें हफ्ते में चॉकलेट खरीदने की छूट थी। दूसरा है, बाजार है या शैतान का जाल, ये तो इसी चैप्टर का है। तीसरा, परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। ये कृष्णा सोबती का लाइन है। अब चैप्टर मैं नहीं बता रही हूँ आपको। पांचवा, वहाँ के लोग उम्दा खाने के शौकीन हैं। किसी भी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए आगत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगत शब्दों का मतलब होता है कि वो शब्द जो किसी अन्य भाषा से हमारी भाषा में आए हैं। ओके, इस पर यदि रोक लगा दी जाए तो भाषा की संप्रेषणीयता कमजोर और कठिन हो जाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप, यदि ट्रेन को हम हिंदी के पर्याय के रूप में लौ पथगामिनी कहेंगे तो भाषा में दुरूहता आ जाएगी। अतः कोड मिक्सिंग के प्रयोग से भाषा में सहजता और विचारों के आदान प्रदान में सुविधा रहती है। अब चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित अंश पर ध्यान देते हुए उन्हें पढ़िए। पहला है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उस पर ध्यान देना है आपको। लोग संयमी भी होते हैं, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। ऊपर दिए गए वाक्यों के रेखांकित अंश ही भी तो निपात हैं जो अर्थ पर बल देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वाक्य में इनके होने न होने और स्थान क्रम बदल देने से वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। जैसे, मुझे भी किताब चाहिए, इसमें मुझे महत्वपूर्ण है। मुझे किताब भी चाहिए, तो यहाँ पे किताब महत्वपूर्ण हो गया। आप निपात ही भी तो का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। साथ ही ऐसे 2 वाक्यों का भी निर्माण कीजिए जिसमें ये तीनों निपात एक साथ आते हों। तो उत्तर है, निपात कौन सा है? ही भी तो। पहला, उन्हें भी आज ही आना है। अभी का आपके साथ यह भी चलेगा। और तो, माँ ने तुम्हें जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया होगा। दूसरा है, मैं जल्दी ही सामान मंगवा लूँगा। निरंजन साहब अब भी नहीं समझ पाए, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तुमसे ही मिलना है, तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। मेरे पास गहने थे तो सही लेकिन मैंने पहने नहीं। तीनों निपातों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है एक साथ। ठीक है,
आप घर पर ही रुके क्योंकि माँ भी तो जा चुकी है। भी तो ही तीनों निपात का यहाँ प्रयोग किया गया है। मुझे भी तो पता चले कि आखिर तुम्हें ही यह काम क्यों सौंपा गया। तो दोस्तों यह था बाजार दर्शन पाठ का प्रश्न उत्तर। आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो को देखा भी करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।